हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे। देखते रहिए एमएलएम का फर्जीवाड़ा, सिर्फ चैनल 1 पर। खाने के बिल को लेकर शुरू हुई राजनीति। कांग्रेस के होटल बंद कराने के विरोध में मोदी का ट्वीट, कहा असहनशीलता की ऊंचाई रेस्टोरेंट बिल में की गई थी। यूपीए सरकार की आलोचना। बीजेपी में शत्रुघ्न सिन्हा के बागी बोल। पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की हो रही है अनदेखी। सबसे अनुभवी नेता आडवाणी को अलग किए जाने से दुखी। बिहार मिड डे मील को लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार को लिया आड़े हाथों। कहा मुख्यमंत्री के पास पार्टी नेताओं से मिलने का टाइम, लेकिन बच्चों से मिलने नहीं जा सकते नीतीश। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत। कोर्ट ने कहा अगर सीबीआई और लालू आपस में हो राजी तो बदला जा सकता है जज। और मिशन 2014 की तैयारी में जुटी कांग्रेस। अमेठी पहुंचे राहुल गांधी। स्थानीय नेताओं के साथ की मुलाकात। पार्टी को संगठित करने को लेकर होगी चर्चा। नमस्कार, चैनल 1 न्यूज में आपका स्वागत है। आपका साथ में हूं सिद्धार्थ। खाने के बिल को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। मुंबई में एक रेस्टोरेंट मालिक ने खाने के बिल में यूपीए की नीतियों की आलोचना करना उसे महंगा पड़ा है। इस बिल के जरिए यूपीए सरकार पर निशाना साधा गया। इसका विरोध करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस होटल को जबरन बंद करा दिया। राजनीति का स्तर कहां तक पहुंच चुका है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब खाने के बिल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। मुंबई के बरेल इलाके में बना अदिति रेस्टोरेंट में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उस वक्त हंगामा खड़ा कर दिया जब उन्होंने रेस्टोरेंट के बिल पर यूपीए सरकार के 2G और कोयले घोटाले के जिक्र को पढ़ा। दरअसल अदिति रेस्टोरेंट के बिल में लिखा था यूपीए सरकार 2G घोटाला, कोयले घोटाला के जरिए पैसे खा रही है जो जरूरत, बाकी एसी रेस्टोरेंट में भोजन करना लग्जरी है। अब इसके बाद करीब 30 से 35 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रेस्टोरेंट में पहुंचकर उसे बंद करा दिया। हालांकि बाद में रेस्टोरेंट के मालिक ने अपने बिल को हटा दिया, जिसके बाद रेस्टोरेंट को दोबारा खोल दिया गया। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की इस हरकत के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए इसे हाइट ऑफ इनटॉलरेंस बताया। तो वहीं बीजेपी के दूसरे नेताओं ने इसे लोकतंत्र की हत्या तक बता दिया। खाली इंटॉलरेंस नहीं है, ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र का जो है उसकी दुर्घटना है। और उस दुर्घटना में मुझे याद आती है इनकी सियासत, जो कि 1975 की सियासत, जहां पे इमरजेंसी की ऑर्डिनेंस लाई गई थी ताकि जो विपक्ष के लोग हैं उनका गला घोटने के लिए आप उनको जेलों में बंद करो। जिस तरह से अदिति रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ हुई है, वहां कांग्रेस का शासन है, महाराष्ट्र में भी और राष्ट्र में भी। कांग्रेस इमरजेंसी के दिनों की आहट हमें सुना रही है, जहां बोलने की आजादी पर भी पाबंदी थी। अगर महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार हुआ है, इसको कंट्रोल नहीं करके जो आवाज उठती है उस आवाज को बंद कर दो, ये कांग्रेस की नीति। नरेंद्र मोदी के ट्वीट और बीजेपी नेताओं के बयान के बाद कांग्रेस भी कहां चुप बैठने वाली थी, क्योंकि अगर आरोपों का जवाब न दिया जाए तो राजनेताओं का काम कैसे चलेगा। तो कांग्रेसी नेता राज बब्बर ने भी मोदी के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, जो मैंने सुना है और जो मैंने टीवी पर देखा है, उस बिल में सीधे कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया गया। उस बिल में 2G जैसे घोटालों के बारे में लिखा गया है। जानबूझकर उकसाया जा रहा है। व्यावसायिक संस्थान चलाने वाले अगर पब्लिक को इस तरह के बिल दे रहे हैं तो मैं कांग्रेसी मानसिकता का व्यक्ति हूं तो खाने जाऊंगा और खाने से पहले बिल देखकर मुंह पर प्लेट मार दूंगा। मुझे कहने में कोई एतराज नहीं।
भी राजनीति होने लगी है और राजनीति भी कोई और नहीं बल्कि राजनीतिक दिग्गज यानी नरेंद्र मोदी और राज बब्बर कर रहे हैं। पहले मोदी का ट्वीट और अब ट्वीट का जवाब। अब यह विवाद कितना आगे जाता है और क्या अब राज बब्बर के बयान के बाद बीजेपी कोई जवाब देती है या नहीं, यह तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल विवाद तो छिड़ ही गया है और जमकर जुबानी तीर भी छोड़े जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी कैंपेन कमेटी के मुखिया नरेंद्र मोदी पर फिर आडवाणी कैंप ने हमला बोला है। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली अभी दूर है। आडवाणी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और राजनाथ सिंह भी पीएम पद की रेस में शामिल है। मोदी की पीएम पद की इकलौती दावेदारी की धज्जियां उड़ाते हुए सिन्हा बोले कि पार्टी में आडवाणी जी हैं, उनके अलावा सुषमा स्वराज, यशवंत सिन्हा और अरुण जेटली जैसे लोग भी हैं जो पीएम की श्रेणी में खड़े हैं। आडवाणी जी में और नरेंद्र मोदी जी में कौन ज्यादा लोकप्रिय हैं, मैं बता दूं, केंद्र की सत्ता में वापसी के लिए तड़प रही बीजेपी को पार्टी में लगी कलह की घुन अंदर ही अंदर छलनी कर रही है। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पार्टी के जख्मों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अपने मौके बेमौके जख्मों को कुरेद देते हैं। मोदी के नाम पर पार्टी के अंदर और बाहर खिलाफत की हवा चल रही है। राजनाथ सिंह भले ही मोदी के नाम पर सकारात्मक सोच रखते हो, लेकिन भीतर खाने चल रही विरोध की आंधी जग जाहिर हो चुकी है। पार्टी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का मोदी विरोधी बयान भी उसी कलह की बानगी है। केंद्र में हमारा परचम लहराएगा और इसीलिए का काले धन की बात को और प्रखर और मुखर करने के लिए आडवाणी जी के साथ साथ राम जेठमलानी जी को भी वापस लाया जा, तो मेरी ख्वाहिश है, दरखास्त है, तो मैं पार्टी के दायरे का अतिक्रमण नहीं करना चाहता हूं। शत्रुघ्न सिन्हा के बयान से साफ है कि मोदी की दावेदारी पर उन्हें ऐतराज भले ही न हो, लेकिन आडवाणी को नजरअंदाज करना उन्हें खल रहा है। जैसा विद्वान नेता है, उसी तरह जसवंत सिंह जी हैं, मुरली मनोहर जोशी जी हैं, इन लोगों को किसी भी तरह से दरकिनार करते हुए ना देखा जाए। इन लोगों की भागीदारी, इन लोगों की सहमति, इनका सहयोग और उनका साथ पार्टी हित में, नरेंद्र मोदी के हित में और प्रधानमंत्री पद के हित में बहुत अच्छा होगा। ये पहला मौका नहीं है जब पार्टी में मोदी का विरोध हुआ हो। हाल ही में दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष आमिर रजा हुसैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका विरोध मोदी के पीएम पद के दावेदार होने पर नहीं था, बल्कि उनकी नाराजगी मोदी के गुजरात दंगे पर पछतावे वाले बयान पर थी। बहरहाल ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि बिहार बीजेपी में कलह का माहौल बन गया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के खिलाफ बयानबाजी करना बीजेपी विधायक अमरनाथ गामी को भारी पड़ गया, जिसके बाद गामी को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। मोदी को जब से चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंपी गई है, तब से लेकर आज तक बीजेपी में गर्मा गर्मी का दौर चल रहा है। पार्टी के अपने सहयोगी दूर चले गए हैं। ऐसे में जीत के लिए कुनबा बढ़ाने की जुगाड़ में लगी बीजेपी कैसे लोकसभा चुनाव का महासमर पार करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। शत्रुघ्न के बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अभी बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह देश के बाहर गए हैं और उनके वापस लौटने के बाद ही वो इस बारे में कुछ कह सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी का बयान सुना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी विदेश दौरे में हैं। जब लौटेंगे तब उनके बयान पर संज्ञान लेंगे। अभी इससे अधिक मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
लूट नहीं रहे क्या? अरे तोड़ कौन रहा है यार? 1 रुपया फंस गया मेरा। तोड़ ना यार, 1 ही रुपया तो है। अच्छा 1 ही रुपया है? चल तू दे दे दे। मनुष्य को गुस्सा क्यों आता है? ये क्या है? बाबा जी का वीडियो 1 ही रुपए का है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में शांति। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बिहार मिड डे मील मामले में 23 बच्चों की मौत के बाद जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि मिड डे मील ने लापरवाही यहां हुई है और बच्चों को सही खाना मिले ये जिम्मेदारी बिहार सरकार की है और जो कुछ भी हुआ उससे उन्हें काफी दुख है। लोगों को जो भोजन है वो ठीक ठाक पहुंचे और बच्चों के भोजन में बीच में कोई गड़बड़ी ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इस घटना के चलते हम ये जरूर कहना चाहें, दुखदायी और बहुत ही अफसोसनाक, और उसमें जितनी बाधा हमको पड़ी यानी इंतजाम करने में, और शिक्षा मंत्री रात को ही वहां पहुंच गए थे, मैं वहीं रात को था। चारा घोटाले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा है कि वे आपस में विचार कर लें और अगर सहमत हों तो इस मामले में जज बदला जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो मामले को हाई कोर्ट में भी शिफ्ट किया जा सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 अगस्त को होगी। रांची में चारा घोटाला मामले में सुनवाई हो रही है, लेकिन आरोपी लालू यादव ने जज पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए उन्हें बदलने की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट से, और जिस पर उन्हें राहत भी दे दी गई। चारा घोटाले का आरोप झेल रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो की मन्नत पूरी होती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए संकेत दिए कि लालू और सीबीआई चाहे तो चारा घोटाला मामले में जज बदल सकते हैं। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और सीबीआई को विकल्प दिया है कि दोनों आपसी सहमति से किसी भी जज का नाम कोर्ट को बताएं। आपसी तालमेल न बनने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के पास विकल्प होगा कि वो अपनी मर्जी से नया जज नियुक्त कर सकता है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 6 अगस्त को होगी। एप्रीहेंशन है तो वो जो हमने बोला कि हमको ऐसा लगता है कि ये जज हमको न्याय नहीं देंगे, तो जब ये ऑब्जर्वेशन तो है, आप उसको राहत, तो मीडिया का काम है राहत बोलो राहत नहीं बोलो, लेकिन ऑब्जर्वेशन जरूर आया कि भाई ये जज नहीं सुने और कोई जज सुने। इससे पहले 15 जुलाई को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट चाईबासा ट्रेजरी से 37.7 करोड़ की फर्जी निकासी मामले में फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रांची सीबीआई कोर्ट को लालू के खिलाफ फैसला सुनाने पर रोक लगा दी थी। साथ ही 23 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश दिया था। दरअसल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने रांची हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें चारा घोटाले केस की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका को ठुकरा दिया गया था। साथ ही लालू प्रसाद ने कोर्ट से मांग की थी कि सीबीआई के जज पीके सिंह को बदला जाए। अपनी इस मांग के पीछे लालू ने दलील दी थी कि सीबीआई के जज पीके सिंह से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि पीके सिंह जेडीयू के 2 नेताओं के रिश्तेदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। सुप्रीम कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को मिली फौरी राहत के मुद्दे पर लालू के वकील पीएच पारीक से खास बात की हमारे संवाददाता मयंक गुप्ता ने। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अंतरिम कोर्ट में सुनवाई पर 6 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी। हमारे साथ पीके पारीक जी मौजूद हैं। सर, किस हद तक, इसको सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो किस हद तक ये वैसे राहत माना जाए लालू प्रसाद यादव? ऐसा है कि कोर्ट में ऑब्जर्वेशन होते हैं, जजेस बोलते हैं, और दूसरा कोर्ट में ऑर्डर्स होते हैं जो जजेस लिखवाते हैं
जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑर्डर में नहीं आते, वो लिखते नहीं है। तो जो राहत तो जब एक्चुअल ऑर्डर मिले तब, लेकिन कोर्ट में आप सब लोग हाजिर थे, तो कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया उसमें ऐसा लगता है कि दोनों जजेस ने बोला कि भाई ये जज नहीं सुने केस और कोई और दूसरा जज सुने। तो वही हमारी रिक्वेस्ट है कि हमको डर है कि ये जज के पास हमें प्रॉपर न्याय नहीं मिलेगा, तो वो एप्रीहेंशन है। तो वो जो हमने बोला कि हमको ऐसा लगता है कि ये जज हमको न्याय नहीं देंगे। तो जब ये ऑब्जर्वेशन तो है, आप उसको राहत, तो मीडिया का काम है राहत बोलो राहत नहीं बोलो, लेकिन ऑब्जर्वेशन जरूर आया कि भाई ये जज नहीं सुने और कोई जज सुने। इतना ऑब्जर्वेशन से उसको मैं राहत नहीं, एज ए लॉयर राहत नहीं कहूंगा, आप लोगों को एज मीडिया राहत कह सकते हो, लेकिन मैं एक अंतिम दौर में था, केस अंतिम चरण में था, ऐसे में वकील और जज जो है वो बदलने की डिमांड की गई। इससे पहले क्यों नहीं इस तरह की? इससे पहले नहीं की गई क्योंकि हमको मालूम था कि ये जज साहब का रिलेशनशिप है, लेकिन जज साहब ने कई ऑर्डर पास किए जिसके खिलाफ हम हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने वो सारे जजमेंट सेटिसाइड कर दिए। लेकिन नॉर्मली कोई भी लिटिगेंट ऐसा एप्लीकेशन करना नहीं चाहते हैं कि जज के खिलाफ कि वो नहीं सुने, लेकिन जब जज ने एक ऑर्डर अभी कर दिया कि मैं 15 जुलाई को जजमेंट दे दूंगा, बहस अभी चल रही है, तो हाईकोर्ट ने भी माना कि ये फॉरेन टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, मतलब ऐसा ऑर्डर कोई कर ही नहीं सकता। तो जज तो कोई बच्चा तो है नहीं, जज को तो मालूम है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऐसा प्रोविजन नहीं है। तो जब जज ने इस तरह से ऑर्डर कर दिया तब एक लास्ट स्ट्रॉ ऑन कैमल्स बैक आ गया कि भाई अभी तो हमको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा कि ये जज नहीं सुने। इसीलिए जब ये अभी हुआ जज की ओर से, ये बाकी सब चीजें तो पहले थी, लेकिन ये जो ऑर्डर पास किया कि मैं जजमेंट दे दूंगा, और ऑर्डर कोर्ट में हमको नहीं बताया, नोटिस बोर्ड पे लगा दिया कि 15 जुलाई को इसका मैं जजमेंट दे दूंगा। तो देखना होगा कि 6 अगस्त को जब सुनवाई होगी उसमें ये जो आज जो ऑब्जर्वेशन की गई है जजों की तरफ से, वो किस हद तक ऑर्डर के तौर पर बदलती हैं, और शायद लालू प्रसाद यादव को अगर जज बदलता है तो एक बड़ी राहत मिल जाए। दिल्ली से मयंक गुप्ता, चैनल 1। तो वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। खत्म हुई +2, इसके बाद करियर की चिंता। मेवाड़ यूनिवर्सिटी और चैनल 1 न्यूज लाया है एक सुनहरा अवसर, पढ़ाई के साथ साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। हम देते हैं मीडिया इंस्टीट्यूट से बेहतर फील्ड, स्टूडियो और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1 और हम लाए हैं स्पेशलाइज्ड कोर्स जिसमें बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, PhD इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। लगातार पत्रकारों की मांग को चैनल नंबर 1 न सिर्फ समझता है, बल्कि उस सपने को हकीकत में बदलने का जज्बा भी रखता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ 3 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे। रायबरेली के फुर्सतगंज एयरपोर्ट से अमेठी के लिए निकलते ही कस्बे के लोगों ने उनको रोककर अपनी समस्याओं को बताया। यहीं पर एक स्थानीय महिला भी उनसे मिली। महिला के बातों को सुनकर राहुल गांधी ने गौर से उन्हें सुना। मामला गंभीर जानकर राहुल गांधी ने उसे पूरी जानकारी के लिए अमेठी के मुंशीगंज गेस्ट हाउस बुलाया। महिला की माने तो उसके बेटे का अपहरण हो गया है और पुलिस मदद के बजाय उसे ही फंसाना चाहती है। महिला ने राहुल गांधी से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। उत्तराखंड त्रासदी के बाद सीएम विजय बहुगुणा ने फिर उत्तराखंड के पुनर्निर्माण का प्लान बनाया है ताकि भविष्य में कुदरती कहर से बचा जा सके। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता आशिफ इकबाल ने सीएम विजय बहुगुणा से की खास बातचीत। उत्तराखंड में त्रासदी के बाद वहां पे स्थिति अब सामान्य होने को है। तमाम कोशिशें हो रही हैं राज्य सरकार की तरफ से। राज्य के मुखिया विजय बहुगुणा जी हमारे साथ हैं
उत्तराखंड त्रासदी के बाद क्या क्या चीजें हो रही हैं और किस तरीके से आपको, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ी है, एक तो आपके लिए नया अनुभव भी था, बहुत कम दिनों के अंदर ही आपके इस त्रासदी का सामना करना पड़ा, तो किस तरीके से तमाम चीजें? देखिए, तो हिमालय की सुनामी थी, 37,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया प्रभावित हुआ। धारचूला लेक, धारचूला, मुंशियारी, चमोली, रुद्रप्रयाग, हमारा टेहरी का कुछ हिस्सा। लेकिन अब जो मैं कहूँगा वर्स्ट इज ओवर। जो हम जितना हमारे यात्री आए, श्रद्धालु आए, नए घर वापस गए, वो सदैव दुख रहेगा, पूरे राष्ट्र को दुख है। लेकिन आज जो उत्तराखंड में क्षति हुई है, जो गांव की क्षति हुई है, जो जीवन की क्षति हुई है, जो व्यवसाय के जो अवसर खत्म हो गए हैं, अब राज्य को एक आने वाले 100-200 साल के उत्तराखंड को देख के निर्माण करना है, वैज्ञानिक ढंग से पर्यावरण को बचाते हुए, और ऐसी व्यवस्था करें जिससे हमारा पर्यटन भी बचा रहे, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और पूरी मदद केंद्र से हो रही है। सुनेई से मिला मैं कांग्रेस अध्यक्ष से, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी राज्य की जो प्रमुख समस्या है, बाढ़ नियंत्रण की, पर्यटकों को एक साफ एक सुरक्षित मार्ग से बाहर निकालने की, ये सब पे जो है पुनर्वास की 300 गांव की, तो केंद्र मदद करेगा। और पूरी हमको आशा है कि आने वाले समय में जो ये त्रासदी हुई उससे हम उभर पाएंगे अपने। इस पर कोई राजनीतिक बयान नहीं। कहते हैं कि अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल करीब होती है। आप हौसले के साथ हैं, नाम आपका विजय है, तो कितनी सारी परेशानियां आपको देखनी पड़ी और किस तरीके से? एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। सारी जिसकी आज जो जिम्मेदारी है, गांव प्रधान से लेके जिला पंचायत, नगर पंचायत, राज्य सरकार, फौज, केंद्र सरकार, ये इतनी बड़ी त्रासदी इस देवभूमि में आई है। हर व्यक्ति केवल निष्ठा से अगर काम करेगा और तत्परता से काम करेगा तो लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा, लोगों को राहत मिलेगी और उत्तराखंड का जो पुनर्निर्माण करना है उसमें गति आएगी। विरोधियों के आरोप का कोई सवाल कर? अब विरोधियों का मैं इस वक्त में ये नहीं देख रहा हूँ कि कौन क्या बोल रहा है। मैं तो, मेरी आंख एकदम सीधे जो है समस्या पे है और मैं बिल्कुल विचलित नहीं हूँ कि कौन क्या टिप्पणी कर रहा है। लेकिन उचित ही होता है कि इस वक्त जो है वो अनायास आरोप और भ्रमक प्रचार न हो। सुझाव जो भी दे उसका स्वागत है। कहते हैं मुतमईन हूं मैं अपने दरख्तों से कि तूफान आएगा और चला जाएगा, इसलिए तूफान जरूर आया। अब विजय जी विजय की तरह खड़े हैं और चाहते हैं कि तमाम जनता उनका साथ दे और वहां स्थिति सामान्य हो जाए। कैमरामैन दीपक के साथ आशिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली। अखिलेश यादव सरकार में हाल ही में कैबिनेट मंत्री के रूप में नारद राय ने शपथ ली। नारद राय से अखिलेश के साथ काम करने के अनुभव पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंकित श्रीवास्तव ने। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में तीसरे मंत्रिमंडल विस्तार में जगह पाए नारद राय पिछली बार भी मुलायम सिंह यादव के साथ काम कर चुके हैं। अब नए मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के अखिलेश सिंह यादव, उनके साथ कामकाज में वो कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, ये हम उन्हीं से बातचीत के दौरान जानने की कोशिश करते हैं। नारद राय जी, अभी आप मुलायम सिंह सरकार में भी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किए थे, अब अखिलेश सरकार में भी तीसरे मंत्रिमंडल विस्तार में जगह पाए हैं। अखिलेश के साथ कैसा कामकाज करने का आपने मन बना रखा है? देखिए, सरकार जो आदरणीय नेताजी की चली वो भी सिद्धांतों, कार्यक्रमों और नीतियों पर चली, और आज भी माननीय अखिलेश यादव जी जो सरकार चला रहे हैं वो कार्यक्रमों, नीतियों पर आधारित सरकार चला रहे हैं। सरकार चलाने में सभी लोगों को दिलचस्पी है, रुचि है, क्योंकि अपार जन समर्थन मिल रहा है। उन योजनाओं को, जिन योजनाओं को बसपा सरकार ने बंद कर दिया था, पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू किया है। सबके बीच में एक अच्छा संदेश गया है, तो हम लोग को भी काम करने में अच्छा लगता है। अखिलेश सरकार के 16 माह में ये तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार है, उसमें से तीसरी बार में आपने जगह पाई, आप अपने आप को कितना भाग्यशाली मानते हैं? देखिए, मंत्रिमंडल में शामिल होना अलग बात है, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना विवेक है। जब जिसको चाहेंगे शामिल करेंगे, जब जिसको चाहेंगे मंत्रिमंडल से हटा भी सकते हैं। हम विधायक थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो भी हम अपने क्षेत्र के लिए अपने सोच के मुताबिक संगठन में जो हमको काम करने का मौका मिला उसके मुताबिक हम लोग काम कर रहे थे। मंत्री बनने के बाद और जिम्मेदारी बढ़ी है। मैं आपके माध्यम से अपने नेतृत्व को भी भरोसा दिलाना चाहता हूं और जनता को भी दिलाना चाहता हूं कि जो भी हमको जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन करूंगा मजबूती से। आज ही मायावती ने अपनी समीक्षा बैठक में पूर्वांचल की समीक्षा की है, जिसमें पाया है कि समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्वांचल में एक भी नया का विकास नहीं हुआ, क्या कहेंगे? अब वो अपनी समीक्षा अपने हिसाब से कर रही है। उनकी जितनी बड़ी दृष्टि है या जितना बड़ा संगठन में काम करने वाले लोग हैं, जो एक मोहल्ले में
एक समाज के लोगों से बात करके समीक्षा करते हैं, उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नारद राय, जिनका साफ कहना है कि 2014 के लिए हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और उसी को उद्देश्य में रखकर काम भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सैफी के साथ अंकित श्रीवास्तव, चैनल 1। वहीं दिल्ली सरकार और प्रशासन की लापरवाही से सैकड़ों छात्राओं की जान खतरे में है। फिर भी सरकार और प्रशासन इस पूरे मामले में लापरवाह होकर अपनी आंखें और कान बंद कर खामोश है। मामला बाहरी दिल्ली के बवाना इलाके के दरिया कला गांव का है, जहां सरकारी स्कूल की इमारत खंडहर हो चुकी है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ ध्यान नहीं। इसकी वजह से स्कूली छात्राओं को अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर किस तरह से दरारें पड़ चुकी हैं और कभी भी ये जर्जर खंडहर गिर सकता है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खाना